नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2015 का प्रश्न है। प्रश्न है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला है कोयला उत्पादन, दूसरा है विद्युत उत्पादन, तीसरा है उर्वरक उत्पादन, चौथा है इस्पात उत्पादन। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबर है, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। रामा में हुआ लोकतंत्र का मंदिर। लोकसभा की आखिरी सत्र के अंतिम दिन पर राम मंदिर पर पारित किया गया प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, राम मंदिर पर प्रस्ताव भावी पीढ़ियों को देता है मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राम के बिना भारत की कल्पना करने वाले गुलामी काल के प्रतिनिधि हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष ही नहीं, तटस्थ पार्टियों ने भी राम के अनेक स्वरूपों को किया गुणगान। आपको बता दें, अभी जो बजट सत्र चल रहा था उसका 10 तारीख को अंतिम दिन था। वैसे तो इसको 31 जनवरी से 9 जनवरी तक सत्र का समय दिया था, लेकिन एक दिन और बढ़ाकर राम मंदिर पे चर्चा के लिए यह समय बढ़ा गया, मतलब विशेष पर बढ़ाया गया था। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। आपको 3 तरह के सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। और इस बार लोकसभा का अंतिम सत्र था क्योंकि आने वाले लोकसभा का 2024 में चुनाव होने वाला है। तो इस बार अंतिम बजट भी पेश हुआ है। अंतिम बजट वो होता है जो चुनावी वर्ष में होता है और ये कुछ ही महीनों के लिए आता है। ये पूर्ण वर्ष के लिए चुनाव नहीं होता, लेकिन जब चुनाव होने के बाद पूर्ण सरकार बन जाती, दूसरी सरकार बन जाती है, तो फिर पूर्ण बजट फिर से पेश किया जाता है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा यह संसद का निचला सदन है। इसे प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन की भी संज्ञा दी जाती है। अगर इसकी संरचना की बात करें, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। वर्तमान में लोकसभा के 543 सीट है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी या फिर कोई हंगामा या घटना के साथ इसको राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग भी कर दिया जा सकता है। और इसका अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। हंसिए पर रहे लोगों को पिछले 5 साल में हुई सरकार होने की अनुमति। मोदी जी कह रहे हैं 17वीं लोकसभा को बताया सुधारों और बदलावों की कार्यकाल। 3 तलाक के खिलाफ कानून और अनुच्छेद 370 का भी किया गया जिक्र। इसमें जो अभी चल रहा था, मतलब कार्यकाल चल रहा था अभी जो 17वीं लोकसभा का, उसमें जो जो कार्य किए गए उन्हीं को बताया गया क्या क्या सुधार किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA। यह गृह मंत्री अमित शाह करें। गृह मंत्री ने कहा, यह किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। दिसंबर 2019 में संसद ने पारित किया था नागरिकता संशोधन कानून। अब नागरिकता संशोधन कानून क्या होता है उसके बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी ले लें। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 में नागरिकता कानून को संशोधन करके यह व्यवस्था की गई थी कि 31 दिसंबर सन 2014 से पहले अवैध तरीके से रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में जो ये विधेयक पारित किया गया था 2019 में, विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष तक का भारत में रहने की शर्त को ढीला करके भारत की अवधि को 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदला गया है। मतलब इसमें कहा गया है कि जैसे कि पहले इसमें संविधान में प्रावधान था 1954 में जब बना संविधान, तो इसमें प्रावधान था कि जब किसी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता लेना है तो उसके लिए उसे 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा, उसके बाद उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब इस अवधि को इस शर्त को और घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इसी पूरे कानून में यही है। और इसमें एक मुस्लिम समुदाय को नहीं शामिल किया जा रहा है, तो उसमें भी इससे मुस्लिम को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। इसमें भी कुछ विवाद लेके चलते रहते हैं।
पाकिस्तान में सरकार बनने की जुगत में जुटे दल। संसदीय चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब सरकार बनने की कोशिश में है। इसके पीछे उनके आवश्यक समर्थन जुटाए हैं, जोड़ तोड़ कर रही है। पीटीआई प्रमुख गौहर अली खान ने कहा कि उनके नेता इमरान खान तय करेंगे कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और आपको पता ही होगा कि इस समय इमरान खान जेल में बंद है। वैसे उन्हें शनिवार को 12 मामले में जमानत दी गई है, लेकिन इसी बीच में अभी उन्हें पूरी तरह से छूट नहीं मिली है। इसी बीच नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बिलावल भुट्टो जरदीर की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पीपुल्स पार्टी भी सरकार बनने के लिए बातचीत कर रही है। आपको पता ही होगा ना कि 8 फरवरी को यहाँ हुए हैं चुनाव, तो उसी को लेकर अब परिणाम जारी होने की बात कर रही है कि कौन सी पार्टी बनेगी। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं, ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रगति मैदान के 52वें विश्व पुस्तक मेलन का किया उद्घाटन। 18 फरवरी तक चलने वाले पुस्तक के इस महाकुंभ में पहले दिन उमड़ी पाठकों की ज्यादा भीड़। पुस्तक में राम राम की धूम, मुफ्त में गीता बांटने वालों से रामचरितमानस मांग रहे हैं पाठक। ईवीएम कर रहे इंतजार, नहीं आए हैकिंग के दावेदार। 33 दिन में राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 92 स्थानों पर किया जा रहा ईवीएम प्रणाली का प्रदर्शन। चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता पहल से हर क्षेत्र में पहुंची ईवीएम। अब आपको बता दें, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। ईवीएम मतलब इसमें आरोप लगाया जाता है किससे, जो मतलब इसमें कुछ ऐसी वो कर दी जाती है कि कई बार इसमें हैकिंग के आरोप लगाए गए हैं। अगर हम ईवीएम की बात करें तो यह आपको बता दें, इसका मतलब इसको चुनाव सुधार करके इसे लाया गया था, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। ये मतलब इस समय सबसे जो ज़्यादा चुनाव सुधार के बाद सबसे बड़े चुनाव सुधार के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रचलन में सामने आना। इसका लक्ष्य है चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना, जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाए। अंतर सार्वजनिक क्षेत्रों में उपकरणों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से भारत में चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम को तैयार और डिजाइन किया गया था। ईवीएम का पहला व्यापक उपयोग 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों में किया गया था। 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में ईवीएम ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ईवीएम व्यवस्था न सिर्फ पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि इससे सरकारी धन और वक्त की भी बचत होती है, क्योंकि जब पहले ऐसे मतलब जो बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी उसमें बहुत टाइम लगता था। और मई 1982 में केरल के एक विधानसभा क्षेत्र में 50 मतदान केंद्रों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इन मशीनों का उपयोग 1983 के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद नहीं किया जा सका। इस फैसले के मुताबिक चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिए कानूनी सहमति जरूरी थी, क्योंकि जब तक सहमति नहीं जरूरी कानूनी तब तक अवैध इसे अवैध ही माना जाएगा। और इस समय 1988 संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई, जिसमें आयोग को ईवीएम मशीन के उपयोग का अधिकार दिया गया है। जिसे भी आप लोग जानते रहिए कि कब कब किसी देश के बहुसंख्यक समाज ने आज तक के लिए नहीं लड़ी इतनी लंबी लड़ाई। गृह मंत्री अमित शाह करें, जो लोग अपने इतिहास को नहीं पहचानते वह अस्तित्व के वजूद को खो देते हैं। गृह मंत्री पीएम मोदी को कहते हैं जो वह करते हैं वह करते भी हैं। आपको 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र जो पूर्व हुआ उसमें राम मंदिर के भी कुछ चर्चाएं हैं, उसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। 17वीं लोकसभा सबसे युवा व सबसे ज़्यादा शिक्षित। सदन में 40 वर्ष से कम आयु वाले संसद की संख्या सबसे अधिक हुई है, और 70 वर्ष से ज़्यादा वाले संख्या की संख्या कम हुई है और 40 वर्ष की ज़्यादा हुई है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि संसद में युवा होने के साथ साथ ज़्यादा शिक्षित भी है, यहाँ लिंगानुपात भी बेहतर है। अब यहाँ देख रहे हैं आपको राष्ट्रीय नीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। राजनीति से अब देख रहे हैं कि जो आने वाले हैं ना चुनाव लोकसभा के, उसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा का मैंने लोकसभा के बारे में थोड़ी जानकारी पहले ही दे दी है, और आप थोड़ी बहुत जानकारी आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसमें जनता स्वयं भागीदार होती है, कि मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है। और राज्यसभा का चुनाव आपको पता ही होगा कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही आगे सरकार बनाती है। तो आपको पता ही संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, जिनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते रहिए। तो
तो आप लोग बस इतना याद रखें कि जो चुनाव होता है, चुनाव कराता कौन है, और ये चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। और इसकी अगर स्थापना की बात करें, 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात हुई है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। पहले मुख्य चुनाव है सुकुमार सेन है, तो इसे भी आप लोग जानते हैं। और आपको बता दें जो मतलब चुनाव देने मतलब वोट देने की जो उम्र है वो पहले 21 वर्ष की थी, पहले 21 वर्ष थी, फिर उसमें संविधान संशोधन करके 18 वर्ष हुई है। तो आइए जानते हैं जब 21 वर्ष की जो चुनाव की आयु थी उसे कब मतलब संशोधन करके 18 वर्ष किया गया। संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए कि कब आयु को घटाकर किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। अभी देख रहे हैं जो श्वेत पत्र और श्याय पत्र लाए गए थे ना, उसी पे लेकर कुछ चर्चाएं चली हैं लोकसभा पे। संकल्प सिद्धि से वैचारिक स्वतंत्रता। वर्ष 1942 में हमारे राष्ट्र निर्माता द्वारा भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया था। उसके बाद से इस दिशा में कार्य भी आरंभ हुआ, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने से हम बहुत दूर रहे। फिर वर्ष 2014 के बाद देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप देश में राष्ट्रवादी विचारकों को आगे बढ़ने में सहायता मिली, जिसका सुपरिणाम आज भी कई रूपों में देखने को मिलता है। निवेश बढ़ाने में जुटी सरकारी तेल कंपनियां। ऊर्जा की बढ़ती मांग को देख ONGC और OIL के दशकों में करेगी 2.80 लाख करोड़ का निवेश। ONGC के MD बोले 2030 तक समूचे ऊर्जा सेक्टरों में करेंगे 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर में 80 हजार करोड़ का से ज़्यादा निवेश करने की तैयारी जुड़ी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। अगर हम बात करें ONGC, स्थापना इसकी 14 अगस्त 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ONGC तेल और तकनीकी गैस निगम लिमिटेड की बात हो रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है। अध्यक्ष इसकी इस समय वर्तमान में अरुण कुमार सिंह है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। पंडित नेहरू के नेतृत्व में 1955 में भारतीय भू गर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रभाग के रूप में ONGC का शिलान्यास किया गया था। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। भारत अवश्य बनेगा सुरक्षा परिषद का सदस्य, जयशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, विदेश मंत्री जो है। आसान नहीं रास्ता, बहुत से देश हैं जो रोकना चाहते हैं भारत को। भारत के लिए आने वाले 25 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है हमारा समय, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा चुका है। 25 साल बाद 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे भारत को आज़ाद हुए, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए, स्वतंत्र हुए। अगर हम बात कर ले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर्स 15 हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी। और स्थायी मेंबर की अगर बात करें, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन, UK यानी यूनाइटेड किंगडम। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आज फाइनल खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और भारत का सामना होगा। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। नासा का अंतरिक्ष यान एनवेयर मिशन पर हुआ रवाना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1996 में आज ही अंतरिक्ष यान एनवेयर को मिशन STS-72 पर भेजा था। मिशन के उद्देश्यों में जापानी सैटेलाइट का पता लगाना, साइंस पेलोड को तैनात करना और अंतरिक्ष में चलना शामिल था। मिशन की अवधि 8 दिन 22 घंटे और 1 मिनट थी। नासा की बात करें, ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। कनाडा में मधुमेह रोगी को दिया गया इंसुलिन का इंजेक्शन। 1922 में आज ही के दिन कनाडा के विज्ञानी और फिजिशियन फ्रेडरिक बेंटिंग ने पहली बार इंसुलिन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने 14 वर्ष में मधुमेह रोग रियॉट थॉमरस का इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन दिया था। थम्पासन टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित थे, जो अक्सर बच्चों में होती है।
झारखंड के दलामा के जंगल में पाए गए 500 से अधिक मांसाहारी पौधे। प्राचीन काल से ही इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था। संरक्षण के लिए उस क्षेत्र में मानव गतिविधि में कराया गया, मतलब मानव गतिविधि को कराया गया मुक्त, मतलब जिसमें मानव जो जाते थे उन्हें हटाया गया वहाँ से। तो यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न था, उसका हम विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में किसको सबसे सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी विद्युत उत्पादन। चलिए इसका विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। 8 कोर उद्योगों का मानसिक सूचकांक एक उत्पादन सूचकांक है। ICI चयनित 8 कोर उद्योगों में उत्पादन को सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। यह औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा संकलित और जारी किया जाता है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।